नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और यह चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बड़ी चर्चा, खास चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल में कल हुए दूसरे और अंतिम राउंड के मतदान की, जहां न बम चला इस बार, न गोली चली, लेकिन शांतिपूर्ण मतदान ने इतिहास रच दिया। जिस तरह की मतदान की खबरें आई, छिटपुट कहीं कहीं झड़प टाइप की घटना हुई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो चुनाव का, रक्त रंजित चुनाव का इतिहास रहा है, उसमें निश्चित तौर पर यह बहुत सुकून देने वाला था। इस पर बड़ी चर्चा, खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि क्या पंजाब में भगवंत मान सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है क्या? क्योंकि एक बैठक बुलाई गई, विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा है, तो विपक्ष कह रहा है कि लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और सरकार के अंदर मतभेद है, पार्टी के अंदर मतभेद है, क्योंकि 7 सांसद, राज्यसभा सांसद आप छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। तो इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत एक्सप्रेस के श्रीनगर जम्मू मार्ग के विस्तारित हिस्से को दिखाई हरी झंडी। अब जम्मू तवी तक मिलेगी ट्रेन सेवा, डिब्बों की संख्या भी बढ़ाई गई। एग्जिट पोल ने पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के दिए संकेत, इस बार कमल खिलने की संभावना। असम में बीजेपी लगाएगी हैट्रिक, पुदुचेरी में भी एनडीए को बढ़त, केरल में यूडीएफ और तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को बहुमत के आसार। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विशेष सत्र, मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी दलों की महिला विरोधी छवि जग जाहिर। पंजाब में आपका शक्ति प्रदर्शन, जालंधर की मीटिंग में शामिल हुए 64 विधायक, लेकिन वर्तमान में पंजाब विधानसभा में आपके 92 विधायक हैं। तो पंजाब कांग्रेस का आरोप, 6 महीने सरकार की गारंटी के लिए सीएम मान ने बुलाया विधानसभा का सत्र। कल यानी 1 मई को विधानसभा का है विशेष सत्र। उत्तर भारत में जारी भीषण गर्मी से आने वाले दिनों में राहत की संभावना, मौसम विभाग का हिमालय के तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत में बारिश का अनुमान। और हॉर्मुज में अमेरिका का नाकाबंदी हटाने से इनकार के बाद कच्चे तेल की कीमत में भारी उछाल, कीमतें 4 साल के ऊंचे स्तर पर। ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई के भी दिए संकेत। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस, और अब बात करेंगे उस मुद्दे की जिस पर आज हम बड़ी चर्चा, खास चर्चा करने वाले हैं। और वो मुद्दा कौन सा है? वो मुद्दा ये कि इस बार पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव कराया गया। पहला चरण बंपर मतदान, दूसरे चरण में भी लगभग उतना ही मतदान, करीब करीब 93% का मतदान हुआ। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि ना बम चला, ना गोली चली, ना खून बहा, जबकि पश्चिम बंगाल में इसका इतिहास रहा है, लेकिन इस बार शांतिपूर्ण मतदान ने इतिहास लगता है रच दिया है पश्चिम बंगाल में। क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अगर आप दोनों चरणों को मिला दें तो 92% से भी ऊपर रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग को लोग लोकतंत्र और संविधान के पुण्य प्रतीक के रूप में मान रहे हैं। 5 दशकों के बाद मानो पश्चिम बंगाल के धाएं धाएं, ठाएं ठाएं की जो तड़तड़ाती हुई गोलियों की आवाज आती थी, वो इस बार कहीं कोने में सिसकियां ले रही थी। जाहिर है, जिसने कभी वोट देने को जोखिम माना था, वो सभी मतदाता भी पोलिंग बूथ पर अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए इस बार पहुंच गए। लोगों ने कहा कोई भी जीते, कोई भी हारे, लेकिन लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहना चाहिए, संविधान की सत्ता कायम रखनी चाहिए। तो जाहिर है, चुनाव आयोग इस अग्नि परीक्षा में से 10 में से पूरे 10 नंबर लाने में कामयाब हुआ इस बार। बम्पर पोलिंग तो हुई, उसके बाद बीजेपी और टीएमसी दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस समय आपको सीधे लिए चलते हैं अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में। नमस्कार। On behalf of the Department of Fertilizer, this is to inform the gathering that the fertilizer availability remains robust as ever.
and the supplies continue to exceed the requirement. For Kharif 2026, against the requirement of 390.54 LMT, the stock as on date is 193.38 LMT, that is approximately 50%. And this reflects the improved planning, advanced stocking, and efficient logistics managed by the government. The supply position continues to be strong in the states. The urea availability as on date is 73.81 LMT, and the DAP availability is 23.47 LMT. For other fertilizer also, the stock position is very good, and this supports the strong opening position for the ongoing Kharif season. There is no change in MRP of fertilizer. The domestic production and import of fertilizer after the crisis has been as strong as ever. The total domestic production of various fertilizer has been 62.37 LMT, and the imports, about 15.39 LMT of imports have reached our shores. So approximately 78 LMT of fertilizer has been added to the availability in the crisis situation. The global tender has already been there for urea, and about 38 LMT will be, we have the assured supply of urea of about 38 LMT. And the global tender for phosphatic and potassic fertilizer has also been floated for globally for 19 LMT. And the availability of fertilizer inputs is being regularly reviewed at all levels in the department. And to sum up, the fertilizer security remains strong, stable, and well managed. Thank you. Thank you. Over to you, Sujata. Updates from the Petroleum Ministry. नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारे एनर्जी इंपोर्ट्स क्रूड और एलपीजी और नेचुरल गैस के अफेक्ट हुए हैं, परंतु भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि आम जनता को कम से कम परेशानी हो। इसके चलते डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई 100% एश्योर की गई है। जब थोड़ा सा बुकिंग पीरियड को भी मैनेज करने की कोशिश की गई है। इस संबंध में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे किसी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं है, और हमारी ऑनलाइन बुकिंग लगभग 98% तक इंक्रीज़ हो चुकी है। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड से लगभग 93% डिलीवरी एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है। कमर्शियल सप्लाई अभी भी 70% पर रेस्टोर है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ईडीज़ की जो 3 मेंबर कमेटी है वो और स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से कमर्शियल एलपीजी की सेल कंटिन्यूड है। इस महीने हम लगभग 1,92,532 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल कर चुके हैं। कल भी 8,500 टन के करीब कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। ऑटो एलपीजी की सेल इस महीने 10,250 टन के करीब है। ऑटो एलपीजी की सेल कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और राजस्थान में काफ़ी वृद्धि इसमें देखी जा रही है। 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल भी जैसा आप जानते हैं काफ़ी वृद्धि हुई है, और इस महीने 21,75,000 के करीब सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। कल भी लगभग 70,000 सिलेंडर की सेल हुई है। अवेयरनेस कैंप कंटिन्यूड है। कल भी 190 कैंप में 5,663 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई। नेचुरल गैस के संबंध में अभी तक मार्च के महीने से लेकर अभी तक 5,78,000 पीएनजी कनेक्शंस गैसीफाई किए गए हैं। 2,66,000 कनेक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, और 6,47,000 नए कस्टमर कनेक्शंस के लिए रजिस्टर हुए हैं। आज तक लगभग 43,000 से अधिक पीएनजी कंज्यूमर्स ने अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किए हैं। रिटेल आउटलेट्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। कुछ स्थानों पर पैनिक बुकिंग देखी जा रही है, और वहाँ पर हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ टच में भी हैं, और ऑयल मार्केटिंग कंपनी सभी रिटेल आउटलेट्स पर
सप्लाई इंश्योर करने के लिए सभी संभव कदम उठा रही हैं। आप लोगों के माध्यम से मेरी जनता से प्रार्थना है कि कृपया पैनिक बाइंग से बचें और आवश्यकता के अनुसार ही परचेज करें। क्रूड रिफाइनरीज ऑप्टिमम ऑपरेशन पर हैं, इन्वेंट्रीज हमारी मेंटेन्ड हैं, एडिक्वेट इन्वेंट्रीज। इसके अलावा केमिकल, फार्मा और पेंट सेक्टर के लिए भी C3, C4 मॉलिक्यूल्स की सेल की जा रही है। 9 अप्रैल से लेकर अभी तक 9,400 टन प्रोपिलीन और 1,000 टन ब्यूटाइल एक्रिलेट की सेल विभिन्न रिफाइनरीज के द्वारा की गई है। एनफोर्समेंट भी एक्शन जारी है ताकि किसी भी तरह की माल प्रैक्टिस को रोका जा सके। कल लगभग 2,300 रेड और इंस्पेक्शंस की गई हैं। लगभग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा भी सरप्राइज इंस्पेक्शन जारी हैं और कल उन्होंने 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कॉज नोटिस दिए हैं और 11 पर पेनल्टी भी इम्पोज की है। अंत में मैं सभी लोगों से ये प्रार्थना करूंगी कि पर्याप्त मात्रा में LPG, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता है, इसलिए अफवाहों से बचें और पैनिक बाइंग से भी बचें। धन्यवाद। Thank you, Sujata. Over to Mukesh ji for Shipping Ministry updates. Thank you, ma'am. Good afternoon. The Ministry of Port Shipping and Waterways continues to coordinate with Ministry of External Affairs, Indian missions and maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. All the Indian seafarers in the region are safe and no incident involving Indian flagged vessels has been reported in the last 24 hours. The control room has handled 8,155 calls and more than 17,000 emails since its activation. In the past 24 hours, 121 calls and 285 emails have been received. The ministry has facilitated the safe repatriation of more than 2,857 Indian seafarers so far, including 28 in the last 24 hours. Port operation across India remains normal and no congestion reported. Thank you. Thank you, Mukesh ji. Now we take questions from the first row. 238, 67, 214, 262, 209, 280, 51. Hi, I'm Tvesh from Economic Times. Thank you for letting me ask a question. Sir, yesterday there was a release which said around 50,000 crores will be spent for procuring more Indian flagged ships. Sir, can you share any details by when can we expect the tenders and what will be the which will be LNG ships, which will be crude oil carriers? Thank you. Amar Zadi from PT. A couple of questions. One to Sujata ma'am. The oil prices have risen to 4-year high. How do you see that impacting India vis-a-vis price as well as the import bill? To Mukesh sir, adding to what Tvesh asked, is this the ships that we are looking at? Will they be manufactured in India solely, or will they be manufactured as joint venture with foreign companies? Thank you. Sukal from the Indian Express. First question to Sujata ma'am. Ma'am, airlines had written to their nodal ministry, which is the Ministry of Civil Aviation, a few days back, seeking some very specific interventions from the central government. I'm sure your ministry also got a copy of the letter. They wanted the price, the crack spread band on ATF to be fixed between $12 and $22 per barrel. As well as removal of, as well as also not having two different prices for domestic flights and international flights. These were the two, uniform pricing for both. So these were the two specific demands as part of the representation that they'd made. Considering ATF pricing is to be revised soon, just wanted to understand if there's been any discussion between MOPNG and MOCA on this, and what is the government's view currently. Another question for Mukesh sir. So over the past few days, there have been a few incidents where foreign flag vessels with Indian seafarers on board had either been shot at, or there were warning shots fired by the Iranians, the Iranian Navy as well as the Coast Guard in different instances. If you could give us an update on the well-being of the Indian seafarers that are on board those vessels and what is their status currently. Thank you.
मैडम, मैं संजीव राठी यूएनआई वार्ता से। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है देश में, तो क्या अभी निकट भविष्य में जो समय सीमा 25 दिन की शहरों के लिए और गांवों के लिए 45 दिन की गई थी, उसमें कुछ कमी करने का वो है? Hi, my name is Danish Anand. My question is for Mukesh, sir. So there are reports around 6 super tankers carrying 12 million barrels of Venezuelan crude to India. Could you add something to that? Yeah, third group, yeah, please. This is Sandeep Das from Financial Express. Aparna ma'am, this question is about how much is the urea production in the month of March and April? And if you can give us a breakup of this 7.8 million tons of, you said, production and imports have added to the stock. So what is the breakup? And how do you assuring that the demand for about 17 or 18 million tons of urea during Kharif will be met? Thank you. Hi, I'm Rakesh Kumar from New Indian Express. My question is to Sujata ma'am. Ma'am, since the oil price has gone up in an international market, so is there any plan to government to come up with the come up to help the oil companies to offset these losses? Also, the yesterday finance ministry said it is inevitable to pass the higher energy cost to household and industry. So your take, ma'am. Hi, I'm Atul Mathur from the Times of India. Sujata ma'am, wanted to ask about LPG connections. There are about 43,000 people who have so far surrendered their LPG connections. Don't you think this number is very less considering a lot of the number of people who actually hold both PNG and LPG connections? So what is government's plan on that? Initially, we were told that oil companies will write to people to surrender their connections. Are they doing that? And a lot of people want to have new LPG connections, those who are relying on small cylinders. So is there any plan to start accepting applications for new connections? Thank you. Hi, this is Asim from Informist Media. My question is for Sujata ma'am. Ma'am, you just said that there is a growth in the sales of auto LPG. So what is the reason for that? Because logically people should be shifting to petrol, like in the time of shortage of LPG. So why is this rise? Thank you. We'll start with the answers. So I will start with the last question. Auto LPG के सेल में जो ग्रोथ मैंने आपको बताया, this is with respect to the sales of auto LPG from PSU oil marketing companies' outlets. So the reason is that the demand has shifted from the private parallel marketers who were there in the market and earlier giving the or selling the LPG. Now that has shifted to the oil marketing companies. So that's one reason. PNG कनेक्शन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी सरेंडर जैसा आप जानते हैं 40-42 हज़ार इज़ अ लो नंबर. वी एक्सपेक्टेड टू बी मोर और इसीलिए गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर भी निकाला है और जिसके हिसाब से इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू हैव बोथ द कनेक्शंस. और इसके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी नहीं लिखेंगी, CGD कंपनीज विल राइट टू दीज कंज्यूमर्स. और एक असेसमेंट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था अब भी हो रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास दोनों कनेक्शंस हैं. सो उसके बाद इसके ऊपर कोई भी डिसीजन कैन बी टेकन. ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने लिखा है मंत्रालय को और दे हैव रेज सर्टेन इश्यूज. इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि दिस इज़ अ कमर्शियल डिसीजन between the oil marketing companies and the airlines. So one is a buyer, one is a seller. I am sure they will settle it. LPG की सप्लाई जब मैंने कहा सफिशिएंट है, हमें इसको इस बात को जब हम सुन रहे हैं तो we have to keep the context also in our consideration. और जब मैं अपनी ब्रीफिंग शुरू कर रही हूँ तो मैं ये बोल रही हूँ कि हमारी जो इम्पोर्ट है वो अफेक्ट हुआ है. इस वजह से ही आप देख रहे हैं कि हमारा जो कमर्शियल LPG है जितना हम पहले देते थे उसका अभी 70% ही दे पा रहे हैं.
डोमेस्टिक के अंदर 100% इंश्योर करने के लिए हमने कुछ रैशनलाइजेशन भी किया है, कदम भी उठाए हैं और बुकिंग पीरियड को एनहांस भी किया है। इन सब कदमों के चलते ही हम ये इंश्योर कर पा रहे हैं कि सभी को गैस की आपूर्ति हो सके। As and when the situation will improve, government will take a decision on this booking period also. अगले दो सवाल almost same थे on the increased bill and the impact on the consumer, impact on the oil marketing company and the consumer. जैसा कि आपके प्रश्न से ही ये बात सामने आ रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में वॉलेटिलिटी है और प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हुए हैं और जिसके परंतु भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि आम उपभोक्ता को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े या कम से कम कठिनाई हो। इसके चलते हमारे जो प्राइसेस हैं वो भी स्टेबल हैं और बाकी जो इम्पैक्ट है दैट वी विल नो विद द टाइम। थैंक यू। Aparna ji. So the question which was addressed to me, in that respect, I'd like to inform that the production of urea during the month of March, it was about 16.50 LMT, and for the month of April, it is 21 LMT. I would also like to point out that it was almost the same during the same period last year. It was 21 LMT, so we have reached that level. Regarding the breakup of what has been produced so far after the crisis period, we have had the production of 62.37 LMT, out of which urea is 37.49 LMT, DAP is 4.79 LMT, NPK complex is about 12.69 LMT. So, and SSP, which is our own indigenous production, that is 7.40 LMT. Regarding the last question which you asked, that how would you meet the shortfall? Of course, we have already gone in for global tender and we have secured about 37 LMT of quantities. So, we'll be meeting the shortfall through imports. Thank you, Mukesh ji. Thank you, ma'am. दो सवाल पूछे गए थे, एक तो डिटेल्स ऑफ द ships for which we have come up this year we are planning to buy, and then whether these ships will be manufactured in India. These are two interconnected questions. Basically, if you remember, last year government came with a package of around 70,000 crore to develop the shipbuilding in our country. So there were four pillars of that. One was FBFAS, Shipbuilding Financial Assistance Scheme. So what happened that any order which is placed on any Indian shipyard, so some percentage of that purchase value subsidy is given to the shipyard, around 15 to 25% based on type of vessel. So that is basically on the purchase order placed on an Indian shipyard, maybe by a foreign country or by a company or by Indian company. Another was shipbuilding development scheme. So we are under this scheme, we are developing shipbuilding cluster. We wanted to increase the shipbuilding capacity in India from presently it is around 0.06 GT to 4.5 GT by 2047. Third one was Maritime Development Fund. So basically through this fund government will buy, not government, basically fund manager, they will buy some kind of equity in the shipping that. And the fourth one was basically reforms. And one of the very important part of the reform was demand aggregation. So now I'll come to the question which you have asked. So demand aggregation, in India, what is the problem that you wanted to make ship, but you don't have order. And for example, somebody has given a order for one ship and somebody has given a order for 4 ships. So one ship construction time will be, let's say, around 4 years. 2 ships, it will be hardly 5 years. And 3 ships, it will be, it's like that. Not exactly these timelines, but this kind of timelines are there. So the shipyards in India, they should have some kind of orders.
So in order to solve this problem, we aggregated the demand of 437 vessels till around 2041-42. It's a huge number, 437 vessels, in which oil and gas PSUs were around 59 vessels. SCI means Shipping Corporation of India, that is 216 vessels. BCSL, which container line which we are planning to launch, that was 51 vessels. And then major port, they will buy green tugs, 100, and then dredgers, 11 numbers. So our effort is that these orders should go to domestic. But for example, somebody has to buy VLGC or VLCC. VLGC means very large crude carrier and very large gas carrier. So right now, these kind of vessels are not being manufactured in India. So now these orders should not go to companies, or we should have some kind of manufacturing facility within India. So we are developing the ship manufacturing within our country. And we have also a target of, floating tenders for 61 vessels, 62 vessels within this year, within 1 year. So and out of that, 1 minute. Out of already around 30 tender for 34 vessels have been floated. Now, in that one, some of the tenders like green tug, they have gone to domestic. Some vessels like container vessels. So container, we have ROFR clause in the tender. Means if the foreign company will participate, then Indian company has a chance to match the price. And over and above, then he will be getting assistance under SBFAS also. So basically, it is a big boost for Indian manufacturers. Then there are some tankers, medium range tanker. One is again in the tanker category also, two range are there. Medium range, very large crude carrier kind of thing. So medium range, again domestic has been placed. And for example, VLGC and VLCC are there. There we have given structured tender. Structured tender means, let's say 8 vessels are to be manufactured. Then okay, 2 you can make, out of country. Then 6 you have to make within country. Because these tankers and they have got very specialized technology, very specialized manpower. It's not that today we come up with shipyard in India, then immediately they will start manufacturing. We need manpower also. Then again, some of the tenders are global with ROFR. So I hope I am able to explain to your question about the domestic portion. So most of the things are going domestic. There are certain things where domestic, if not possible, then structured tenders are there. Another question was whether well-being of Indian sailors on the foreign flagged vessels, those have been attacked. So Indian sailors are safe there on those ships. So I think So yeah, that question was there. So right now, we can give some kind of information if they are out of that Gulf. Then we can. So right now we don't have any information on that. Thank you. Thank you. Yeah, you have one more question? Okay. Just would like to have a clarification on 37 LMT fertilizers secured through global tender. It is of total fertilizers and not urea, right? Sorry? It is only urea. Okay, all right then. Thank you, friends. Thank you, officers. Thank you all. सीधा प्रसारण आप अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता का देख रहे थे, जहां पर 3 महत्वपूर्ण जानकारी 3 तरह की दी गई। एक तो जो तेल एवं गैस और उसकी आपूर्ति है, उसकी कीमतें हैं और उसको लेकर सरकार के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई। साथ में जो उर्वरक मंत्रालय, उनका कहना है कि किसी भी तरह से उर्वरक की कमी नहीं है, MRP बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले थी, उपलब्धता भी उर्वरक की है और साथ में जो हमारे सभी नाविक हैं वो सभी सुरक्षित हैं, इस बात की भी जानकारी दी गई। और लगातार भारत सरकार
कोशिशें कर रही हैं और लगातार लोग भी साथ दे रहे हैं। 98% बुकिंग ऑनलाइन हो रही है और साथ ही करीब करीब 5.25 लाख लोग जो सिलेंडर है उसको छोड़कर पीएनजी की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं। तो ये जानकारी अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता की हो गई। अब हम बात करेंगे आज के सबसे बड़े एजेंडे की इस वक्त में, और आज का जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो पश्चिम बंगाल में जो कल शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। लंबे समय के बाद, कई दशकों के बाद इतिहास रचा गया है पश्चिम बंगाल में, उसी की बात करेंगे, उसी पर खास चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल में कल ना बम चला ना गोली चली और शांतिपूर्ण मतदान ने इतिहास रच दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में 92% से भी ऊपर रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग को लोग लोकतंत्र और संविधान के पुण्य प्रतीक के रूप में मान रहे हैं। करीब 5 दशकों के बाद मानो पश्चिम बंगाल के धाएं धाएं ठाएं ठाएं की तड़तड़ाती हुई गोलियों की जो आवाज है वो वहां पर कहीं कोने में सिसकियां ले रही थी कल। तो जाहिर है कि जिसने कभी वोट देने को जोखिम माना था और पोलिंग बूथ पर अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए वो भी लंबे समय के बाद पहुंचे। लोगों ने कहा कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहना चाहिए, संविधान की सत्ता कायम रखनी चाहिए। तो जाहिर है चुनाव आयोग इस अग्नि परीक्षा में से 10 में से पूरे 10 नंबर लाने में कामयाब हुआ। बम्पर पोलिंग के बाद हालांकि बीजेपी और टीएमसी अब दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े सत्ता में परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भले ही चुनाव खत्म हो गया, लेकिन राज्य में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा की घटनाओं को देखते हुए चुनाव आयोग ने राज्य में चुनाव के बाद भी केंद्रीय बलों की 700 कंपनियों की तैनाती के आदेश दिए हैं। कभी 5 चरणों में चुनाव होते थे, कभी 8 चरणों में चुनाव होते थे, लेकिन उस परंपरा से बाहर निकलकर इस बार पश्चिम बंगाल में सिर्फ 2 चरणों में मतदान हुए, और वो भी बिना किसी मौत के, बिना किसी हत्या के। कुछ छोटे मोटे झड़प हुए, लेकिन बाहुबलियों ने अपनी भड़ास तो जरूर निकाली। कहते हैं कि चोर चोरी से गया कि तुम्बा फेरी से भी गया, थोड़ा बहुत भड़ास निकाली, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनकी सीमा तय कर रखी थी कि इससे आगे नहीं जाओगे। पश्चिम बंगाल में भी हिंसा मुक्त चुनाव कराना संभव है, ये दिखा दिया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा इस बार एक भी मौत नहीं हुई, यही सबसे बड़ी सफलता है। 2016 में 7 लोगों की मौत हुई थी, 2021 में यह आंकड़ा 24 था, 24 लोग मारे गए थे। 2026 में एक भी व्यक्ति की मौत यहां पर नहीं हुई, लेकिन 2021 में जो पिछला विधानसभा चुनाव था 69 से अधिक हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। इस बार एक भी घटना नहीं हुई। हालांकि पिछले रिकॉर्ड में पोस्ट पोल वायलेंस का आंकड़ा मानवता को शर्मसार करता है, क्योंकि चुनाव के बाद बहुत हिंसा हुई थी, लोग पलायन कर गए थे, बस्ती के बस्ती गांव के गांव खाली हो गए थे। तो एग्जिट पोल का जो आकलन है, क्या शांतिपूर्ण मतदान से सभी दलों के खाते में कुछ न कुछ डाला है क्या? थोड़ा मतलब संतुलन बनाकर चलने वाली बात। दूसरे चरण में हालांकि फलता, मगराहाट, डायमंड हार्बर और बजबज के कुछ बूथों पर चुनाव आयोग की विशेष नजर के कारण कोई अप्रिय घटना नहीं हो पाई। यह अलग बात है कि ड्यूटी पर लगे स्पेशल ऑब्जर्वर को हटाने के लिए टीएमसी पहले हाईकोर्ट पहुंच गई, फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें तो एग्जिट पोल संकेत दे रहा है कि राज्य में पहली बार बीजेपी सत्ता में आ सकती है। बंगाल में 3 बार से ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी भारी तादाद में एमएलए को जिताकर लाती रही है, लेकिन इस बार खुद मुख्यमंत्री को अपने चुनाव क्षेत्र भवानीपुर में सबसे ज्यादा समय देना पड़ा। तो जाहिर है कि एग्जिट पोल के आंकड़े इससे मिलते जुलते हैं, इशारा कर रहे हैं। हालांकि अन्य एग्जिट पोल इसे बिल्कुल अलग परिदृश्य भी प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ ऐसे एग्जिट पोल हैं, पीपुल्स पल्स और जनमत द्वारा किए गए सर्वेक्षण ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के लिए एक मजबूत और निर्णायक जीत का एक बार फिर से संकेत दे रहे हैं। लेकिन पोल डायरी है, मेट्राइज है, पी मार्क है, इनके एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलने के संकेत हैं। 7 में से 5 बता रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। स्थानीय पोल एजेंसी प्रजा पोल के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को ही प्रचंड बहुमत मिलने के संकेत हैं। बीजेपी को यहां 193 सीटें और टीएमसी को 100 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल में कुल सीटें हैं 294 और बहुमत जो जादुई आंकड़ा है वो है 148। लेकिन जीत किसी भी पार्टी की हो, सरकार किसी की बने, लोकतंत्र तो जीत गया। चुनाव इतना अच्छा हुआ, शांतिपूर्ण हुआ, तो पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त मनोज अग्रवाल का कहना है कि यह चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है जिसमें कहीं से भी किसी बड़ी हिंसा की मौत की सूचना नहीं है।
এটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ছিল আমাদের ফেজ 1 ফেজ 2 তে। ফেজ 2 যেটা ফেজ 1 এ যেটা ছিল ওর থেকে একটু বেশি হবে ফেজ 2 তে ফেজ 1 থেকে। লেট আস সি ফাইনাল ফিগার কি আসছে, क्योंकि এটা কম্পিটিশন ছিল। ফেজ 2 লোক বললেন कि ফেজ 1 যদি করতে পারবে তো আমরা কেন করতে পারবো না। তো প্রায় যেটা আজ আশা করি 93 या ওর কাছে আর হবে। ফাইনালি যে ফিগার আসবে ওটা 2-4 ঘন্টা পরে আসবে, যখন সব ডিসিআর দিতে পেরে আসবেন, বাই দ্যাট টাইম ওটা আসবে। तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग ने जिस तरह का काम किया है, जिस तरह का मतदान हुआ है पहले चरण में भी और दूसरे चरण में, उसमें निश्चित तौर पर यह बात कही जा सकती है कि वहां पर लोकतंत्र की जीत हुई है, अच्छा चुनाव हुआ है और खून खराबा जो है उसे नाम मात्र ही का, ये कहीं कहीं थोड़ी बहुत झड़प हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह का इतिहास रहा है, रक्त रंजित चुनाव का इतिहास रहा है, उसके वजह से अगर देखें तो बहुत बड़ी सफलता है। तो भाजपा के नेता श्रमिक भट्टाचार्य जी का कहना है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा चुनाव पश्चिम बंगाल की जनता ने कभी नहीं देखा होगा। ये चुनाव परिवर्तन का ही चुनाव है। स्वतंत्र भारत का इतिहास ऐसा चुनाव पश्चिम बंगाल की जनता को भी देखा नहीं। इस चुनाव परिवर्तन के चुनाव था। सिर्फ एक सरकार की परिवर्तन नहीं, एक नेता की परिवर्तन नहीं, मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं, वो पश्चिम बंगाल की जो गरिमा, जो अस्मिता, उसका जो संस्कृति, उसका व्यापार, उसका शिक्षा, जो तृणमूल कांग्रेस ने खत्म कर दिया था, उसे वापस लाने के लिए परिवर्तन कर। तो ये बात तो ही बीजेपी की, लेकिन कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, उनका भी कहना है कि सत्ता विरोधी लहर है और ये बात साफ है कि टीएमसी पार्टी के खिलाफ में ज्यादा वोट डाले गए हैं। सत्ता विरोधी लहर सारे विरोधी पार्टियों के बीच बटे गए, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि टीएमसी पार्टी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा वोट आप लोगों ने डाले, लेकिन ये सारे वोट विपक्षी पार्टी की भीतर सारे बढ़ चुके हैं। वहीं भाजपा के नेता दिलीप घोष का कहना है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव अब तक का सबसे ऐतिहासिक चुनाव रहा। ये सभी मान रहे हैं कि ये चुनाव ऐतिहासिक है ना। वो क्रिकेट का तो फर्स्ट इनिंग्स सेकंड इनिंग्स होता है ना, जो जीतने वाला टीम दोनों तरफ दोनों इनिंग्स अच्छा खेलता है, इसलिए फर्स्ट इनिंग्स फर्स्ट पार्ट में जो हुआ था फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में उसी का ही कंटिन्यूएशन था। इतना परसेंट में वोटिंग, विशेषकर कोलकाता आसपास के लोग वोटिंग करते कम, कल ताबड़तोड़ वोटिंग हुई 88%। ये तो मैंने ऐतिहासिक था। मैंने बोला था कि गणेश कुमार ने बहुत बड़ा चैलेंज ली है 2 फेज में चुनाव करने का, अगर इसको ठीक ठाक कर देते हैं तो एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। ये सब मान रहे हैं कि ऐतिहासिक चुनाव हुआ। अब हम आपको दिखाते हैं दूसरे पक्ष के दावे को। टीएमसी की नेता शशि पांजा का कहना है कि एग्जिट पोल तो बस बाजार को गर्म करने के लिए है, असली रिजल्ट तो 4 तारीख को आएगा। 4 तारीख को ये बंगाल की जनता, जिसको कुछ बहुतों को आपने वंचित किया वोट देने से, और जो वोट देने गए थे उन पर जिस तरीके का आचरण हुआ, अपमान हुआ है, ये सब का जवाब 4 मई को अब देखिए। एग्जिट पोल्स तो बाजार तो गर्म करना है। ऐसे एग्जिट पोल्स हम लोग पहले भी देखे, जो एग्जिट पोल्स एकदम तृणमूल कांग्रेस को डुबा रहा था। फिर जब तृणमूल कांग्रेस उभरती हुई ऊपर आई, तब ये लोग जो एग्जिट पोल्स को, किसी ने माफी मांगा, किसी ने ये कहा हमसे गलती हो गई, हमको तो और कुछ और सीखना है, तो ये सब चलता है। टीएमसी ने की नेता डोला सेन का भी कहना है कि भाजपा नेता अपने कार्यकर्ताओं को दरअसल सांत्वना देने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। 2021 में अब की बार 200 पर हार के चले गए, 100 भी नहीं मिला, 77 मिला। तो इस बार फिर आया, इसीलिए इस बार बहुत कंपल्शन है। इस बार बोल रहा है एबर ना तो नेवर। तो ये वाला बोल रहे हैं, और 23 को भी बोले। ये जो 13% एक्स्ट्रा वोट हुआ, ये एंटी इनकम्बेंसी के लिए है, हम आ रहे हैं बहुत, ये इम्पेटस देने के लिए, उसका पार्टी वर्कर को इम्पेटस देना है ना, मोदी जी को, अमित शाह जी को, इसीलिए वो बोल रहे हैं। और एक भी बात है, सबको सपना देखना पसंद है।
अभी 2 दिन बाकी है, आज 1 तारीख है तो 2 तारीख और 3 तारीख है, तो ऐसे बयान अभी आपको 2 दिन और दिखाई पड़ेंगे, लेकिन 4 तारीख को तो नतीजा होगा ही। लेकिन संकेत क्या मिल रहे हैं, इस पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, खास चर्चा करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने सारे मेहमानों के साथ जुड़कर इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको जो कुछ हुआ पश्चिम बंगाल में हुआ, जिस तरह से वोटिंग हुई, बम्पर वोटिंग, और वो भी ऐतिहासिक, उसके बारे में बताया, उसके बारे में रिपोर्ट बताई, बातें सुनवाई। अब उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे तमाम मेहमान भी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी, हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ चुके हैं, और अनंत अमित जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और भास्कर सिन्हा रॉय जी टीएमसी के समर्थक। सभी का बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते। मैं पहले सीधे सौरभ के पास चलता हूं। सौरभ, जरा बताइए, कल की घटना के बाद, कल जिस तरह से कुछ छिटपुट घटनाएं हुई थी, हमने देखा कुछ जगहों से, और अब तो अलग अलग तरह की चीजें आ रही हैं। कहीं पुलिस वाले ने कहा टीएमसी को वोट देना है, कुछ ऐसे बंगाल पुलिस के, वो भी वीडियो मैंने देखा है। कहीं पर कुछ चिपका दिया गया, कहीं कुछ इस तरह की चीजें आई हैं। लेकिन अब जाकर के कल के चुनाव के बाद आज का माहौल कैसा है? आज किस तरह से आप वहां देख रहे हैं? सब कुछ ठीक ठाक है? लाल जी, देखिए, हमारे यहाँ पे जब पूजा का होता है, फेस्टिवल जब चलता है, दुर्गा पूजा का फेस्टिवल, तब 7 दिन के बाद पूरा शहर, आपको लगेगा कि पूरा शहर सो रहा है, पूरा चुपचाप सुनसान। वैसा ही माहौल आज कोलकाता का है। अब हर रास्ते, हर गली पे जाइए, जैसा लगेगा सब 4 तारीख के लिए दिल थाम कर बैठे हुए हैं, क्या होगा देखने के लिए। चुनाव आयोग का जितना कहना है, चुनाव आयोग का ये जो 77 जो सीटें, 77 जो बूथ है, जहां पर ये इतर लगाने का या फिर टेप लगाने का जो आरोप आया है, उसका स्क्रूटिनी चल रहा है, और उसके चलते तय किया जाएगा कि कितने बूथों में रिपोल होना है या नहीं होना है। और तीसरी बात यह है, काउंटिंग सेंटर को लेकर प्रिपरेशंस चल रहा है। इस बार आप जानते हैं कि चुनाव के वक्त एक कंट्रोल रूम खोला गया था, चुनाव पोलिंग स्टेशन के पोलिंग के डे के दिन, और इस बार काउंटिंग को लेकर भी एक अलग ही प्लानिंग बनाने की बात सुनने को आ रहा है कि चुनाव आयोग प्लान बी कर रहे का तैयारी कर रहे हैं काउंटिंग को लेकर। और 3 पॉइंट है, जिस 3 पॉइंट को लेकर बंगाल की जनता में चर्चा है। पहली पॉइंट यह है कि कलकत्ता में अब तक 61% मतदान देखने को मिला था, वो रिकॉर्ड था, लेकिन कल 84% मतदान हुआ है, जो पहले कलकत्ता में कभी देखा नहीं गया है। दूसरी बात यह है कि 2011 साल में आजादी के बाद सबसे ज्यादा मतदान हुआ था, 84%, और अभी आजादी वो रिकॉर्ड भी तोड़कर 2011 परिवर्तन का ईयर था, और आज 2026 और एक रिकॉर्ड टूटा है, 90% से ज्यादा है। आजादी के बाद यही सबसे बड़ा मतदान है। तो इन सारी बातों को देखा जा रहा है कि, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि एसआईआर का जो गणित है, और जो वोट खुलकर जो लोग आए देने को गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 15 साल 20 साल बाद वोट देने गए हैं। ठीक है, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा, इसके ऊपर बहुत कुछ। बिल्कुल, आपने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही कि दिल थाम के सब बैठे हैं। अभी देखिए स्क्रीन पर हम लोग 6 लोग है ना, मुझे लगता है सब लोग कहीं ना कहीं दिल थाम के बैठे हैं और सांसें थाम करके बैठे हुए हैं। और मैं तो कहूँगा पूरा बंगाल, पूरा देश भी, है ना, कहीं ना कहीं। ये देखिए सारे के सारे लोग उसी मुद्रा में, प्रसेनजीत दा भी उसी मुद्रा में नजर आ रहा है। प्रसेनजीत दा, आप भी सांस थाम कर बैठे हुए हैं क्या? क्या क्या तैयारी है काउंटिंग की प्रसेनजीत दा? कहीं रिपोलिंग वगैरह की सूचना अभी मिली है कि नहीं? नहीं, देखिए, जो स्पेशल ऑब्जर्वर है सुब्रत गुप्ता, खास करके उन्हें डायमंड हार्बर भेजा गया है। शायद इसके बारे में सौरभ बोल पाएंगे। उन्हें फिजिकली
डायमंड हार्बर भेजा गया है देखने के लिए और इसके बारे में रिपोर्ट देने के लिए कि जिस बूथों के बारे में बिल्कुल कल चुनाव आयोग ने ये कहा भी था। हाँ, शिकायतें हैं वो फिजिकली उसके बारे में वो देखे और उसके बारे में रिपोर्ट दे और उसके बाद रिपोलिंग के बारे में डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन आपकी एक सवाल या एक स्टेटमेंट मेरा समझ में नहीं आया कि बताइए बाकी 4 जगह पे चुनाव है, बंगाल के नतीजे के बारे में पूरा देश क्यों दिल थाम के बैठे हुए? यही सच्चाई है दादा। ये समझना काफी जरूरी है। हाँ। क्योंकि ये जो लोग आंदोलनजीवी है, जो लोग 2024 से ये समझ के बैठे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बने हैं वो कुछ महीनों के लिए बने हैं और कुछ महीनों के बाद उनको पलट दिया जाएगा और राहुल बाबा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और देश हमारे हाथ पे चले आएंगे, हम इतना दिन पावर के बाहर है। तो अब उनका सारे की सारे जो सोच है, सारे की सारे जो कोशिशें हैं, चाहे वो फार्मर्स एजिटेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो जाए, जितने कोशिशें किया गया है सब फेल्यूर रहा। अब उनका ये कोशिश है कि एक बार बंगाल में ममता बनर्जी जीत जाए, तो उसके बाद हम देख लेंगे कि उसके बाद अभी देखिए तो आप सही कह रहे हैं। अभिषेक बनर्जी और उनके जो फौज है उनका कहना है कि अगर यहाँ पे ममता बनर्जी जीत जाए तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 294 सीटों का उम्मीदवार हूँ। ठीक, आपकी बात में दम है दादा। जिस तरह से ये इसीलिए पूरा देश दिल थाम के बैठे हुए। हाँ, मेरा दिल थाम के बैठने का एक कारण है क्योंकि 40 साल में 2 बार मैं परिवर्तन होते हुए देखूंगा। एक बार 2011 में देखा है, अगर इस बार होते हैं तो 2026 में 2011 में मैं भी गया था रिपोर्टिंग करने के लिए। 2011 में 2 बार मैं मेरे जिंदगी में पत्रकारिता में देखूंगा। बिल्कुल, देश को लेकिन एक बात आपने सही कही, एक बात आपने सही कही, देश को दिल थामने का क्या जरूरत? एक बात आपने सही कही, दिल्ली वाले पहुंच गए थे, लखनऊ वाले पहुंच गए थे, सब पहुंच गए थे। कम से कम तमाम आपत्तियों को भुलाकर ममता दीदी वहां बनी रहे, इसके लिए पहुंचे तो जरूर थे। विनोद जी, ये बात तो दादा ने सही कही। देखिए सब पहुंचे, हाँ, और सब ने पहुंच करके समर्थन दिया। अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे, वहां अखिलेश यादव जी पहुंचे, सब लोग वहां पर पहुंचे और पहुंच करके सब ने ये ममता दीदी को या टीएमसी को, वैसे एक तरह से सही भी है जब एक ब्लॉक में है, करना चाहिए। लेकिन क्या ये जो बात है कि ये पूरे देश की नजर है विनोद जी, सच में राजनीतिक पार्टियों की भी और सभी लोगों की, पूरे देश की नजर है बंगाल चुनाव के नतीजे पर? लाल जी, आप लोग जब डिस्कशन में थे तो मैं इस पूरे डिस्कशन के बीच में ये ढूंढ रहा था कि ये शांतिपूर्ण मतदान के नायक कौन, और मैं जब जिनको सबसे ज्यादा कोसा गया है वो नायक कौन है, उस नायक को मैं, भास्कर दादा शायद उनको ज्यादा बेहतर बताएंगे। भास्कर दादा नाम भी ले लेंगे। तो वो नायक कौन, तो ये मैं जब ढूंढ रहा था तो नायक में मुझे ये 3 चेहरा सबसे बड़ा नायक लगा। जो ये 3 चेहरा में ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपने देखा सीईसी को, आपने देखा मनोज अग्रवाल सीईओ जी, और उसके बाद अभी अभी यूपी से गए हुए जो अजय पाल शर्मा। क्या नहीं था भाई, इतना ऐसा तो किसी इलेक्शन में, इतने स्टेट में हम लोगों ने चुनाव कवर किया, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर या सीईओ स्टेट के या किसी ऑब्जर्वर को लेके इतना मुझे लगा कि इस तरह की चीजें तो कहीं देखने को मिली। 4 दिन के वो ऑब्जर्वर से कितनी परेशानी थी कि हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक टीएमसी पहुंची कि इस अफसर को हटाओ, और वो अफसर अजय पाल शर्मा, उनके जो सबसे बड़ा डेन था डायमंड हार्बर का, उसका जो चुनाव का आप देखिए कोई किस तरह से संचालित किया, जो सबसे ज्यादा वायलेंस प्रोन इलाका होता था। तो वहीं पर तो वो वाला जो बटन है उस पर कुछ चिपकाया भी गया था उसी इलाके में। इस बात को आज देश सैल्यूट कर रहा है इन तमाम अफसरों को। सैल्यूट इसलिए भी कर रहा है कि वो रक्त रंजित इतिहास जो बंगाल का था, पिछले ही चुनाव में 59 से ज्यादा मरे थे प्री और पोस्ट पोल वायलेंस में। जी 10-20 हजार से ज्यादा लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा था। और उस चुनाव में आपकी पुलिस की, सीआरपीएफ की, सिक्योरिटी फोर्सेस के इंतजाम जब चुनाव आयोग करने के लिए
तैयार था वहां पे और सारे इंतजाम हो रहे थे, तो ममता बनर्जी अपने लोगों को, टीएमसी वर्कर को और वोटर्स को भड़का रही थी कि इस बार जब हम हैं जो हम रोके हुए हैं, नहीं तो 5 सेकंड में यहाँ कुछ से कुछ हो जाए। हाँ हाँ, ओवैसी भाई साहब 15 मिनट का दे रहे हैं, ममता बनर्जी 5 सेकंड का दे रही थी। ये माहौल था पश्चिम बंगाल का, और इस पश्चिम बंगाल के इस चुनाव के शांतिपूर्ण का मुझे लगता है कि भारत का इतिहास याद रखेगा। भारत के लोकतंत्र और जो संविधान की बात करते हैं उसको पहली बार सम्मान मिला है। जो मैं कल देख रहा था लोगों का रिएक्शन, कि वो बता रहे थे कि मैं तो कभी आज तक वोट डालने नहीं गया क्योंकि हर बार उनका वोट पड़ जाता था। पहली बार वो साहस करके गए हैं कि यह मेरा अधिकार है। ठीक, ऐसे दसियों लोगों का हमने बैठ सुना जी। तो अगर किसी लोकतंत्र में जब आप अधिकार के कहते हैं बात, वोट देने का अधिकार, और उस अधिकार को अगर ये इलेक्शन कमीशन ने इंश्योर किया है तो ये पूरे देश के, आप समझिए, लोकतंत्र का सम्मान किया है, उनका तो सैल्यूट होना ही चाहिए। सैल्यूट होना चाहिए। भास्कर दादा, थोड़ी देर के लिए टीएमसी के दावे को सच मान लेते हैं कि टीएमसी की सरकार चौथी बार बन रही है। चलिए मान लिया थोड़ी देर के लिए। अब कह दीजिए ज्ञानेश कुमार जी जिंदाबाद, अब कह दीजिए मनोज अग्रवाल जी जिंदाबाद। अब तो ठीक है ना? देखिए, नायक जो कोई है तो जनता जनार्दन, जनता नायक है, लेकिन आपके पास कोई खबर नहीं है। जिस ऑफिसर के बारे में आप बोल रहे थे वो डायमंड हार्बर नहीं, एक पर्टिकुलर जगह में वो सीमाबद्ध थे और इतने सारे पूरा बंगाल में वोट हुआ। तो आप ये मानने के लिए हमें कह रहे हैं कि उनके अजयपाल शर्मा है इसीलिए लोग वोट डालने किया, ऐसा आप नहीं है। अजयपाल शर्मा को इतना महत्व दिया कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। आपने अभी बोले, सुनिए, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट तक उसी अजयपाल शर्मा के लिए पहुंच गए, आपने इतनी तरजीह दे दी। सबका क्या है कि टीएमसी जब बोलेगा उसको रोको। काहे के लिए रोको? बोलिए ना, पूरा खुला हुआ है, बोलिए ना, बोलिए जो बोलेगा हम जानते हैं। नहीं बोलिए ना दादा बोलिए, पूरा खुला हुआ है, किसी दूसरे को अभी मौका नहीं दे रहा हूँ। नहीं, सुनिए, तो ये ऐसा नहीं है। कोर्ट में क्यों गया? किसी उम्मीदवार के घर में जाके उसको डराना धमकाना क्या कानूनन है? और गुंडे कौन है, गुंडे कौन नहीं है, ये देखने का अधिकार किसका है? उसका है। उसी अगर का है। गुंडे हैं तो उसको अरेस्ट करना चाहिए। जिनको शिकायत मिली थी दादा। अरे सुनिए, शिकायत कहाँ पर मिली थी? उसको कोई खबर मिला ऐसे, कोई लिखित शिकायत नहीं हुआ था। तो घर में पहुंच गया तो उसको अरेस्ट कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन उसके घर वाले को धमकाया, डराया, इसीलिए कोर्ट में इन लोगों को जाना पड़ा। हाई हैंडेडनेस उसको कहता है, वही हुआ। दूसरा बात यह है, चुनाव हुआ, अच्छा हुआ। अब एग्जिट पोल के बारे में बोल रहे थे। एग्जिट पोल हमने 2021 में देखा और 2024 में बंगाल के लिए भी देखा और 2024 में सारा देश के लिए आपने देखा, जिसमें कहा गया कि 400 से ज्यादा सीट मिलने वाला है बीजेपी को। 300 भी नहीं मिला, 240 मिला। तो यह आप एग्जिट पोल को भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं? एग्जिट पोल के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको कैसे मालूम पड़ गया कि ज्यादा वोट पड़ने से ही वो मैं तो उस पहलू पर ज्यादा जा ही नहीं रहा हूँ दादा। आज ना किसकी सरकार बनेगी, लोगों का जो मौत हुआ भास्कर दा, सरकार किसकी बनेगी उस पर मैं जा ही नहीं रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है, मैंने तो शुरुआत ही इसे की, मैंने शुरुआत ही इसे की कि थोड़ी देर के लिए टीएमसी के दावे को मान लिया। सुनिए, तो अगर देखिए, एक भी मौत होना ठीक नहीं है, कुछ खराब लगता है सबको, लेकिन जो मौत हुई 2021 में, उसके बाद केंद्रीय संस्था ने रिपोर्ट भी दिया, उसके साथ चुनाव का कोई ताल्लुकात नहीं था। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, पोस्ट पोल वायलेंस रिपोर्ट फाइल्ड बाय सेंट्रल डिनायल मोड इसी को कहते हैं। No. I am referring the report given by central government regarding post poll violence. ये मैं ऑन कैमरा बोलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पोस्ट पोल वायलेंस इन्वेस्टिगेशन के लिए और सीबीआई ने चार्जशीट किया था। आपको मैं करेक्ट ठीक है। आज भी इतना दिन 5 साल हुआ, पोस्ट पोल वायलेंस का कोई चार्जशीट अभी तक नहीं दे पाए। केंद्रीय संस्था का रिपोर्ट भी आप सामने लाइए। तो करना था टीएमसी सरकार को ही ना। पोल के साथ रिलेशन नहीं है। तीसरा बात बोल के मैं चुप हो जाता हूँ। देखिए, आप लोग प्रसेनजीत दा आपको कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं। प्रसेनजीत दा कुछ रखना चाह रहे हैं। प्रसेनजीत भाई, एक मिनट। प्रसेनजीत दा आप ही की बात पर कुछ रखना चाह रहे हैं। प्रसेनजीत दा भी ख्वाब देखना चाहते हैं, जिंदगी में दूसरी बार उसको बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ, बंगाली में कहावत है, जो गुड़ खाने वाले हैं वो गुड़ में बालू दे दिया तो गुड़ खा नहीं सकते हैं। तो वो इसीलिए है। आप
शांत रहिए, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं तो वही मान करके पहले वही मान करके तो सवाल पूछा था आपको। मैं तो ये कह रहा हूं कि अजय पाल शर्मा जी को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, अगर रहता गुंजाइश तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी पहुंच जाते। इतना महत्व दे दिया, आप कह रहे हैं उस एक आदमी को क्यों महत्व दे रहे हैं। ठीक है, हाँ प्रसेनजीत दा कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं अनंत अमित के पास। नहीं, भास्कर ये गलत स्टेटमेंट नेशनल टीवी पर काहे कर रहे हैं? ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि उसके साथ पोस्ट पोल वायलेंस के साथ चुनाव का कोई संबंध नहीं है। ऐसा कोई रिपोर्ट पूरे देश में किसी जगह पे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सीबीआई एक एक करके केस को निपट रहे हैं और एक एक करके जो गुनहगार है उसे अरेस्ट कर रहे हैं और एक एक करके केस को खत्म कर रहे हैं। ये गलत बात भास्कर कम से कम मत बोलो। प्रसेनजीत दा, इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है? प्रसेनजीत दा, वर्तमान स्थिति क्या है इस बार? वर्तमान स्थिति मैं 2021 के बारे में बता रहा हूँ। मैं 2021 के बारे में बता रहा हूँ। जो सारे के सारे केस उसकी जांच पड़ताल जारी है। उसकी एक एक करके केस कम से कम 10 से 12 केस का निपट गया है। 10 से 12 केस निपट गया है। लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और केस अभी ट्रायल में चला गया है और इसके बारे में उसके साथ इसका संबंध नहीं है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेशनल लेवल पे ये नहीं हो सकता। ये गलत स्टेटमेंट है। अनंत अमित जी, जिस तरह का चुनाव हुआ ये तो बिल्कुल निश्चित तौर पर सराहना तो बनती है सारी मशीनरी की, चुनाव आयोग की, सभी की। अब आगे चल करके आप लोगों की उम्मीदें, क्योंकि देखिए अनंत अमित जी, कुछ ऐसे भी हैं एग्जिट पोल वाले जो आपकी सरकार बनते हुए नहीं दिखा रहे हैं। 7 में से 5 तो दिखा रहे हैं लेकिन 2 नहीं दिखा रहे हैं। ये भी बात है अनंत अमित जी। जी निश्चित तौर पर लाल जी, सर्वप्रथम तो हम पश्चिम बंगाल की जनता को हम साधुवाद देते हैं। जिस तरीके से आजादी के बाद पहली बार देश में हिंसा मुक्त और भय मुक्त चुनाव आयोग ने कराने का काम किया है, जिसके लिए पश्चिम बंगाल में इस बार केवल रिकॉर्ड मतदान ही नहीं हुआ है, गलतियां भी बहुत कम पाई गई हैं और हिंसा मुक्त चुनाव हुआ है। यही 2021 के चुनाव में लगभग 60 लोग लालजी मारे गए थे चुनाव के दौरान। लेकिन आजादी के बाद पहली बार ऐसा किसी प्रदेश में इतने मतदान हुए और एक भी हिंसक, इस तरह की एक भी हत्या की कोई खबर नहीं आई है। इसके लिए अगर कोई साधुवाद का पात्र है तो वहां का लोकल प्रशासन है, केंद्र का प्रशासन है और साथ में साथ वहां की जनता है। और इस पूरे चुनाव का अगर मैन ऑफ द मैच है तो भारत सरकार का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसने किस तरीके से चुनाव कराया है। और जहां तक आप बात कर एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल के आधार पर देखिए, जब जब पश्चिम बंगाल में वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है, जब वामपंथ की सरकार गई तो उसके बाद 84% के आसपास मतदान होता है और ममता दीदी चुनाव जीत कर आती है 2011 में और 2026 के मतदान में लगभग दोनों चरणों को मिला के 92 समथिंग मतदान होता है। ये बता रहा है कि किस तरीके से इंटर इनकम्बेंसी है राज्य में। और हम जिन आधार पे चुनाव में गए थे लाल जी, उन तमाम मुद्दों को लेकर जो हमने संकल्प पत्र जारी किया था, इस राज्य का पहला ऐसा प्रदेश है जहां पे संकल्प और मैनिफेस्टो नहीं, वहां इस्तेहार जारी किया जाता है। लेकिन हम तो संकल्प पत्र के साथ गए थे और बहन बेटी माताओं के लिए जो भयमुक्त प्रदेश बनाने का बात हमने संकल्प पत्र में रखा था। और हमें लगता है कि पूरे वोट परसेंटेज में जिस तरीके से महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ के आया है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उससे भी बेहतर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार 4 तारीख को आएगी। और माननीय मोदी जी ने कहा है कि 4 मई आई, भाजपा की सरकार आई, ममता दीदी की सरकार गई। लेकिन होने वाला है 4 तारीख को। लेकिन आनंद अमित जी, ये देखिए कि आपने उस सब पिछली बार भी कहा था 2 मई दीदी गई, इस बार आप कह रहे हैं 4 मई दीदी गई। तो 2 मई को जब नहीं गई तो 4 मई को कैसे गई? नहीं, वो तो देखिए 2016 के चुनाव में लालजी भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, 3 सीट जीत कर आती है। 2021 के चुनाव में हम 77 सीट जीत कर आते हैं। तो हमारा स्ट्राइक रेट बता रहा है ना। और 2026 के चुनाव में हम 180 पार करेंगे, हमारा स्ट्राइक रेट बता रहा है। और लाल जी 2021 के चुनाव में लगभग 1000 ऐसे बूथ थे जहां पे भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नहीं था 2021 के चुनाव में। और इस बार का चुनाव में जिस पहले सवाल में मैंने भास्कर दा से टीएमसी के दावे पर नहीं, टीएमसी का कितना दावा भास्कर दा बताइए? देखिए 235 कितना कह रहे हैं? 200 से ज्यादा, 200 से ज्यादा, 200 डेफिनेटली। देखिए बात यह है कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्ट मिला है उस हिसाब से, हाँ वही बताइए, बीजेपी का कुछ वोट बढ़ सकता है। आज से 2011 से 2026 तक परसेंटेज ऑफ वोट की
टीएमसी का घटा नहीं। क्या हुआ है, सेकेंड और थर्ड पोजीशन में बदला हुआ है। पहले लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का बढ़ा तो है दादा। हाँ, बड़ा किससे बड़ा है। तो वामपंथियों का वोट कम हो गया और बीजेपी का वोट बढ़ गया। ये प्रसन्नजीत भाई को मालूम है। वामपंथियों का वोट 2016 के बाद कम हो गया और वो वोट जाके पहुंचा बीजेपी के खाते पे। अब बताइए, प्रसन्नजीत बड़ी पत्रकार हैं, बताइए कि 2011 के बाद किसी भी चुनाव में घट गया टीएमसी का परसेंटेज ऑफ वोट। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा मौका दीजिएगा, कोई नगर पालिका चुनाव, पंचायत चुनाव, कॉर्पोरेशन चुनाव, लोकल बॉडी चुनाव, समवाय का कोऑपरेटिव चुनाव, किसी में भी हार नहीं है टीएमसी के, और वोटिंग परसेंटेज भी कम नहीं हुआ। ये डायरेक्ट उन्होंने चला जाएंगे और डायरेक्ट। लेकिन दादा होता क्या जानते हैं, अगर दो पार्टियों के बीच सीधी चुनाव होती है और अगर आपका 50% वोट सिक्योर नहीं है और दूसरी पार्टी चढ़ती जा रही है तो नतीजा पलट सकता है। मैं आता हूं, इस पहलू पर करूंगा बात। लेकिन सौरभ दत्ता, आप जिस खामोशी की बात कर रहे थे, उसी खामोशी के बीच कुछ चर्चा, कुछ गूंज तो सुनाई पड़ रही होगी। ये तो वो इलाका है जहां दुकानों पर भी छोटी मोटी चर्चा होती रहती है। किस तरह की चर्चा लोगों में है? एग्जिट पोल वालों से अलग चर्चा है या एग्जिट पोल की तरह ही चर्चा है? देखिए, एग्जिट पोल की जो फिगर्स है, एग्जिट पोल के फिगर्स को लेकर चार पांच जो एजेंसीज के तरीके जो सामने आ रहा है, उसको लेकर बंगाल की जनता अगर आप कहे तो बंगाल की जनता भी फिंगर क्रॉस करके रखे हुए हैं। वो भी देखना चाहते हैं कि क्या होता है आखिरकार। लेकिन एक बात तय है कि जब चुनाव के प्रचार में हम गए या फिर कल भी जब हमने बहुत सारे बूथों से रिपोर्टिंग किए, तो उस वक्त महिलाओं में एक बड़ी संख्या महिलाएं थी जो वोकल थी। वो साफ कह रही थी कि देखिए कि सुरक्षा का जो मुद्दा है वो मुद्दा है। वो मान रही है कि सुरक्षा का मुद्दा है। आरजीकर की बेटी को इंसाफ नहीं मिला है। कस्बा में जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। बेरोजगारी के मुद्दे पे उनका कहना है कि बेटा बेटी जो है वो घर से उनको बाहर जाना पड़ रहा है। ये सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स की बात नहीं है, साथ ही साथ जो पढ़ लिखे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनको भी नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। ठीक है। और तीसरी बात यह है जो सरकारी कर्मचारी है वो डीए को लेकर उनके अंदर एक बड़ी असंतोष है। और कल अगर आप देखें कि स्टेट पुलिस का जो रोल है, स्टेट पुलिस के रोल पे कहीं ना कहीं जाके बीजेपी ने वो जो वादा किया है कि अगर वो पावर में आता है तो पावर में आने के 40 दिन के भीतर उनका जो सप्तम पे कमीशन है वो गठन किया जाएगा, 7th पे कमीशन। उसका कितना असर है, डीए को लेकर क्या सरकारी कर्मचारी क्या देख रही है। तो सबके लिए कुछ ना कुछ है इस चुनाव में बीजेपी के संकल्प पत्र में, और इन सब सेक्शन ने वोट दिया है तो उसका क्या असर आता है। और चुनाव आयोग का ये कहना है, जो चुनाव आयोग कल बात हो रही है इस पे कि कौन मैन ऑफ द मैच है, चुनाव आयोग का एक ऑब्जर्वेशन है कल दिन भर के बाद। उनका कहना है कि देखिए यही वो ऑफिसर्स हैं जो 2021 में इलेक्शन करवाए हैं, 2024 में करवाए हैं, और 2026 में यही वो ऑफिसर्स हैं जो काम किए। और एक कमिटमेंट में स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा कि 7 ऐसी जगह है जहां पे पूर्वी बर्धमान को लेकर, पूर्वी बर्धमान और भी सारे जिले हैं जहां पर खबर आती है रात को कि वोटर्स को डराया धमकाया जाता है, और सारा रात होल नाइट जो डीओ है वो महिलाएं जो बूते हैं वहां पे घूमती रहती है रात भर को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए। तो ये कमिटमेंट भी देखने को मिला है हर एक ऑफिसर्स को, किंतु सबका कहना था कि इस बार जो चुनाव हिंसा मुक्त भय मुक्त का जो कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट ऊपर से नीचे तक देखने को मिला एडमिनिस्ट्रेशन को। तो उसी का एक रिजल्ट ये सामने। प्रसेनजीत दा, आपने कहा लंबे करियर में अगर मान लीजिए सरकार बदलती है तो ये दूसरी बार आप सत्ता में बदलाव देखेंगे पश्चिम बंगाल में। मुझे लगता है आपके लंबे करियर और लंबे तजुर्बे के बारे में हम सब सुनना चाहते हैं कि आपका आकलन क्या है। अब तो आप आकलन दे सकते हैं, वोट सारे के सारे हो गए, आपको क्या लगता है परिवर्तन होवे या फिर चौथी बार टीएमसी सरकार? नहीं, मैं सौरभ का जो ऑब्जर्वेशन है उसी की कड़ी में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पहली बार हमने देखा, पहली बार मतलब पहली बार, मैं वाम मोर्चे के समय से बता रहा हूं, जब से टेलीविजन शुरू हुआ है खास तौर से, तब से मैं बताना चाहूंगा कि जो टेलीविजन का पोल डे का रिपोर्टिंग है, ये पोल डे रिपोर्टिंग में
लाइव रिपोर्टिंग में रिपोर्टर को भेजा जाता है, जाइए आप लाइन से लोगों का, कतार से आप लोगों का रिएक्शन लीजिए। बिल्कुल। तो कतार से जब लोगों का रिएक्शन लिया जाता है, तब 2024 तक बंगाल में कभी भी, खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहां से लोग रिएक्शन नहीं देते थे। ये फर्क इस बार था। रिएक्शन देने के लिए जब रिपोर्टर पहुंचते थे, खासकर से महिलाओं ने अपने घूंघट टांग कर भाग जाती थी। लेकिन इस बार एक महिला अगर रिएक्शन दे रही है तो दूसरा महिला जाते जाते फिर वापस आके रिएक्शन दे रही थी। तो ये मैंने कभी देखा नहीं है, और खुलकर बोल रही थी कि महिला जो सुरक्षा है इसके बारे में हम चिंतित है और इसके लिए हम वोट दे रहे हैं। मैं भास्कर को एक बात कह रहा हूं, थोड़ा सा आपका अनुमति मिले तो लाल जी। भास्कर, आप जीते तो बधाई हो पहले से, लेकिन एक बात आप थोड़ा आने वाले दिनों में ममता बनर्जी को बताइएगा कि जबरदस्ती जिस तरह से मैं सीधी तरह से बता रहा हूं, बता दीजिए, बिल्कुल बता दीजिए। अब तो वामपंथियों को, अल्ट्रा लेफ्ट को इस्तेमाल करते हुए आप आरजीकर मूवमेंट को दबा दिए हैं। ये लेकिन आप दबा नहीं पाए। मेरे बीवी की मन में से के अंदर से भी दबा नहीं पाया, गांव की औरतों के दिल से दबा नहीं पाया, आपके बीवी की अंदर से भी दबा नहीं पाया। इस चुनाव में अगर आपका कोई खराब नतीजा हो ना, ये आरजीकर के कारण हो और महिलाओं के कारण और हो। मुझे लगता है इसलिए भी क्योंकि पीड़िता की दीजिएगा। माता जी जब बीजेपी की कैंडिडेट रत्ना देवनाथ, उनके साथ मिसहैंडलिंग भी हुई है, उनके साथ मिसहैंडलिंग भी की, वो जो हुआ है उनके वो साथ है। कन्फ्रंट लेकिन किया टीएमसी के नेताओं ने। बारे में जिस तरह इस बार महिलाओं ने खुलकर वीमेन सिक्योरिटी के बारे में बात की है ना, आपको लगता है कि आरजीकर बड़ा मुद्दा बना है ना? आरजीकर की घटना बड़ी, ये आरजीकर महिलाओं ने भूले नहीं है, जबरदस्ती उसको दबाया गया है। और किस तरह से दबाया गया वो भी मैंने बोल दिया कि वामपंथियों को और अल्ट्रा लेफ्ट को इस्तेमाल करते हुए। ठीक। विनोद जी जो बात अपने प्रसेंजित दा कह रहे थे, भय पर भरोसा भारी पड़ा, तभी ना जो दादा कह रहे हैं कि महिलाएं लौट लौट करके आती थी, अपनी पसंद बताती थी। हाँ, आ रहे भास्कर दा आ रहे, एक टिप्पणी लेकर आ रहे। शांति चाहिए, परिवर्तन चाहिए, ये महिलाएं लौट लौट कर बोल पाई क्योंकि भय के ऊपर भरोसा भारी पड़ा है, इतना तो मान के चलें। देखिए, मैं इस बार के इलेक्शन में जो सबसे यूनिक चीज मैंने देखा है वो जब आप कह रहे थे कि लोकतंत्र जीता, तो ये वाकई में बंगाल का चुनाव सच में इंटरेस्टिंग था। आप अगर टेलीविजन के इसमें देखें, नेशनल टेलीविजन को हो या स्टेट के टेलीविजन चैनल्स को देखें, तो जहां स्टेट का इलेक्शन खुद का भी था, वहां बंगाल का चुनाव भी प्रायोरिटी में हेडलाइन में चलता। बिल्कुल, दूसरे जहां तो चुनाव थे ये क्रेज डेमोक्रेसी का, जब आप कहते हैं एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, तो पश्चिम बंगाल ने दिखाया है। मैं भास्कर दादा को तो बिल्कुल प्रणाम करूंगा, सलाम भी करूंगा कि उनके स्टेट में तो कम से कम ये है कि लोग एकदम लड़ते हैं चुनाव, तो तर्क से लड़ते हैं, अब मजबूती से लड़ते हैं। लेकिन मजबूती से चुनाव लड़ने का अज़्म जो इस बार बीजेपी ने किया, तो ये टीएमसी इस बार फेल होती हुई दिखी थी। दादा उसमें ज्यादा बताएंगे, हमसे ज्यादा अनुभवी हैं भास्कर दादा, वो ज्यादा बताएंगे। टीएमसी इस बार फेल यही थी कि जो अभी प्रसेनजीत कह रहे थे, भय से जो बीजेपी का स्लोगन था, भय से भरोसे का, तो ये भय से भरोसे का जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें या अमित शाह की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें या उनके टॉप स्टार प्रचारक की बात करें, या आप सीधे सीधे शुभेंदु अधिकारी की बात करें, सुकांतो की बात करें, जितने भी इसके टॉप लीडर थे, उन्होंने इस स्लोगन को लोगों के दिलो दिमाग में पहुंचा दिया। और ऐसा बैठा दिया कि जब हम लोग देखा पिछली बार कलकत्ता में प्राइम मिनिस्टर मोदी का रोड शो, लाल जी आप यकीन नहीं करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस रोड शो में हमने दर्जनों रोड शो किया है, लेकिन ये जो जज्बा था लोगों का, और खास करके महिलाओं की जो दोनों पंक्ति में कतार में खड़ी थी रोड के दोनों साइड में, वो देख के आपको लगता कि कलकत्ता के लोगों ने इस बार ठान लिया है कुछ। और जो स्पिरिट देखते और महिलाओं ने जिस तरह से स्वागत किया प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस रोड शो को, तो मुझे उस दिन ही लग गया था कि जो सबसे कम वोटिंग परसेंटेज कलकत्ता शहर का होता है, वो इस बार इस रोड शो ने कम से कम 10% बढ़ा दिया।
मैं तो 10% कम कर रहा बढ़ा हूं, तो 21%, 20% बढ़ा तो 21-22%। अगर ये कलकत्ता का 15-20% रोड शो में आपने देखा, उससे के बाद में अगर बढ़ा है, तो क्या ये बढ़ा ममता बनर्जी उस दीदी के लिए नहीं है जो माँ माटी मानुस की बात करके एक दिल में जगह बनाई थी? भास्कर दा, इस बार की माँ माटी मानुस और ममता दीदी सिर्फ बीजेपी को और चुनाव आयोग को गाली दे रही थी, उनके पास कुछ नहीं था। भास्कर दा, जो बात प्रसन्नजीत दा ने कही, कहीं ना कहीं आरजी कर को बहुत मिस हैंडलिंग की, और बाद में जब उनकी पीड़िता की माताजी कैंडिडेट के तौर पर आई तो भी टीएमसी ने, मतलब उनको भी बख्शा नहीं टीएमसी कार्यकर्ताओं ने। देखिए, आरजी कर पीड़िता अभया, उसका नाम दिया गया अभया, अभया की माँ। पहले बात यह है कि ये जो आंदोलन था, ये अपॉलिटिकल आंदोलन था, उसमें हर व्यक्ति शामिल हुए, हर व्यक्ति शामिल हुए कि हमें विचार चाहिए। तो उस रात को 14 तारीख रात को जो सड़क में उतरा, वो सब पार्टी के लोग थे। उसमें टीएमसी था, सीपीएम था, कांग्रेस था, अपॉलिटिकल आदमी भी था। बाद में इस आंदोलन को उन्होंने क्या बोला कि हमारे लिए जो कुछ किया है बीजेपी किया है। पहला बात यह है, सीबीआई तब भी था, सीबीआई तो जांच किया, सुप्रीम कोर्ट विचार किया, और बड़े बड़े सीबीआई के वरिष्ठ ऑफिसर ने जांच किया, सब कुछ किया। तो उसके बाद जो आया है, तो बीजेपी क्या उसको, मतलब उसको क्या नहीं दे सका, जब अभी देने का वादा कर रहा है। तो सीबीआई के पास और कोई चीज फाइल है, तो फाइल पहले नहीं दिखाया गया था, अभी दिखाया जाएगा, इसीलिए उन्होंने ज्वाइन किया। तीसरी बात यह है, वो सीपीएम को उन्होंने बोला कि उन्होंने हम लोगों को जिताने के लिए, यानी इस बात से आपत्ति है कि क्यों ज्वाइन किया बीजेपी के टिकट पर क्यों लड़ी? बोला क्या कि अरे सीपीएम को भी बोला कि आप चुनाव में मत लड़ो, पूरा वोट हमें दो। ये वो कौन कहने वाले हैं? देखिए, अभी वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके साथ आरजी को बड़ा उसको भूल जाइए। ये अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, बंगाल में रोड शो होता है, सुनिए, बंगाल में रोड शो होता है, तो हर टाइम में ही देखा गया टिकट देकर क्या आपने इस मुद्दे को राजनीतिक बनाए रखा? अनंत अमित जी, नहीं, देखिए लाल जी, एक बेटी की मां को न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कहा, और भारतीय जनता पार्टी सीबीआई तो हमारा नारा था। जिस तरीके से प्रसन्नजीत दा कह रहे हैं, निश्चित तौर पे लाल जी, कल के पोलिंग के समय लगातार हम टीवी के चैनलों पे बैठे रहे, तमाम चैनलों को देखते रहे, लेकिन जो प्रसन्नजीत दा कह रहे हैं, ये हमारे जहन में कल भी आ रहा था कि पहला ऐसा प्रदेश था जिस तरीके से मीडिया के सामने आके बात कर रही थी, ऐसा होता नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है अब तो लोगों की अदालत में मामला चला ही गया, लोगों की अदालत में मामला गया, लोगों ने इंसाफ कर दिया होगा, लोगों ने इंसाफ जरूर किया होगा इस मामले का भी। शुक्रिया अनंत अमित जी, भास्कर जी जुड़ने के लिए शुक्रिया, प्रसेनजीत दास, सौरभ और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन बंगाल के लोगों ने क्या फैसला किया है, क्या इंसाफ किया है, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लोकतंत्र की वहां जीत हुई है, ये अब पता चल चुका है, कल ही पता चल चुका है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले, आ गया नया किड बैग। आरबीआई कहता है, पहले अपना बैंक, फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं इस वक्त अब बात करेंगे पंजाब की, जहां पर ये अटकलें लग रही हैं कि क्या आम आदमी पार्टी की जो भगवंत मान की सरकार है उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सर जी की पार्टी में ये अटकलें क्यों लग रही हैं? क्योंकि राज्यसभा के 7 सदस्यों के हालिया दल बदल, जिस तरह से राज्यसभा के 7 सदस्यों ने अपनी पार्टी बदल ली, तो उससे ये बात सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक है या नहीं है, इसकी चर्चा है। कल जालंधर में अपनी ताकत का रणनीतिक प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी ने एक
निजी विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय चुनाव रणनीति सत्र आयोजित करके एकजुट मोर्चा पेश किया था। पंजाब मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया और राज्य इकाई के अध्यक्ष अमन अरोड़ा की अध्यक्षता में हुए इस सत्र में राज्य भर से आम आदमी पार्टी के विधायक और लगभग 1000 ब्लॉक पर्यवेक्षक शामिल थे। और मीडिया की खबर को अगर मानिए तो जालंधर में बुलाई गई आम आदमी पार्टी के विधायकों की अहम बैठक में केवल 65 विधायक ही पहुंचे और करीब करीब 30 विधायक इस मीटिंग से दूर रहे। और सबसे बड़ी बात, लोकसभा के 3 में से 2 सांसद भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए, सिर्फ एक ही सांसद वहां पर मौजूद रहे। खबर है कि उन्हें सांसद संदीप पाठक के नजदीकी होने के कारण दूर रखा गया था। ये दबाव का ही नतीजा है। अब संदीप पाठक बीजेपी में जा चुके हैं। अब ये दबाव का ही नतीजा है कि मान सरकार ने पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 1 मई को बुलाया है। जो विधानसभा का ये विशेष सत्र बुलाया तो श्रमिक दिवस के मौके पर यह विशेष सत्र बुलाया गया है। अब लेकिन उम्मीद है कि इसमें बहुमत का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। और इसका फायदा क्या है कि अगर विधानसभा में एक बार बहुमत साबित कर दिया तो अगले 6 महीने के लिए आम आदमी पार्टी निरापद हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी सरकार। पंजाब कांग्रेस के नेता अमरिंदर राजा सिंह बड्डी का आरोप है कि मान सरकार भगदड़ से बचने के लिए विशेष सत्र बुला रही है। राज्यसभा सांसदों की बगावत के बाद अब पंजाब में पार्टी को मजबूत बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है कि केजरीवाल बड़ा कदम उठा रहे हैं। और मीडिया की खबर मानिए तो बीजेपी के तथाकथित ऑपरेशन लोटस से बचने के लिए आप सरकार पंजाब विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। 24 अप्रैल को पार्टी में उस समय उथल पुथल मच गई थी जब उसके 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 ने बीजेपी में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ दी। महत्वपूर्ण बात यह भी है, इन दल बदलुओं में से 6 राघव चड्ढा, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, विक्रमजीत सिंह साहनी और राजेंद्र गुप्ता पंजाब का ही प्रतिनिधित्व करते थे। इस दल बदल के बाद आम आदमी पार्टी के पास अब उच्च सदन में केवल 3 सदस्य रह गए राज्यसभा में और पंजाब में स्थिरता पर भी सवाल उठने लगे, जो एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पार्टी अन्य राज्यों में अपने विस्तार को लेकर चिंतित है। तो आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का कहना है कि हमारे एमएलए जनता के साथ संपर्क में हैं और 4 साल और मेहनत करेंगे। एमएलए जिसके टच में, एमएलए सबके टच में है, पर एमएलए हमारी जनता के टच में हैं। हमारे एमएलए उन लोगों के टच में हैं जिन्होंने उनको चुन के भेजा था, क्योंकि हमारे एमएलए को ये है कि 4 साल उन्होंने मेहनत किया उनके लिए, 1 साल और अभी मेहनत करेंगे 8-10 महीने और उसके बाद दोबारा चुन के जाएंगे। तो एमएलए अपनी जनता के टच। पंजाब में अभी 1 साल के बाद, करीब 1 साल के बाद वहां पर चुनाव होना है। तो मनीष सिसोदिया कह रहे थे 1 साल और मेहनत करेंगे, 4 साल कर चुके हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अमन अरोड़ा का कहना है कि जो लोग पार्टी में थे वो अभी भी पार्टी से जुड़े हुए ही हैं। जिनको संदीप पाठक और राघव चड्ढा लेके आए थे उन्होंने घर च लेके आए सी, आम आदमी पार्टी च लेके आए सी, अरविंद केजरीवाल की आइडियोलॉजी के नाल जोड़िया सीगा। वो लोग राघव या संदीप के साथ इंडिविजुअली पर्सनली नहीं जुड़े थे। सो जेड़े लोग पार्टी दे विच आए सीगे वो पार्टी दे विच ही हैगे ते रहणगे। ਇਹਦਾ मतलब ये थोड़ी है कि पार्टी में कोई फूट नहीं है, कोई फूट नहीं है क्या पार्टी में? 1% भी कोई फूट नहीं है। पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का परिवार वैसे ही इंटैक्ट है। बीजेपी के नेता सुनील जाखड़ का कहना है कि सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार 6 महीने का एक्सटेंशन क्यों लेने जा रही है। थोड़ी खेरू होंदी जिहड़ी पार्टी है ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕਾ ਤੇ ਕੋਝਾ ਪ੍ਰयास ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ नो कॉन्फिडेंस मोशन है, 6 महीने दोबारा नहीं आ सकता। वो बुला के तुम 6 महीने की एक एक्सटेंशन लैन जा रहे हो। ए जी चीफ मिनिस्ट्री का करोगे की भगवंत मान जी। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बताया कि 5 मई को उन्हें राष्ट्रपति ने भी मुलाकात के लिए बुलाया है। 5 तरीक को 12 बजे का राष्ट्रपति जी ने टाइम दिता जी। 5 तरीक को 5 मई को 12 बजे राष्ट्रपति जी ने टाइम कन्फर्म किया। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। तो पंजाब में चल क्या रहा है और क्या किसी भी तरह से वहां पर कोई घबराहट है आम आदमी पार्टी के बीच में, कोई अस्थिरता वाली बात है? गुरमीत सिंह हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमें बताएंगे और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पहले गुरमीत के पास सीधे चलते हैं। गुरमीत, ये क्या सच में कुछ वहां पर ऐसा है क्या कि 100 मतलब करीब 92 में से 65 पहुंचे, 27 नहीं पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक?
3 सांसदों में से 2 नहीं पहुंचे या दूर रखा गया। देखिए क्या लालचंद, इन सबसे कुछ वहां पर हैं, अटकलें हैं आम आदमी पार्टी के अंदर? अटकलें बिल्कुल राजनीतिक गलियारों में लग रही हैं, क्योंकि इस समय 2022 में जब सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की तो 92 विधायक जीत कर आए थे। उसके बाद बाय इलेक्शन हुए तो अब ये संख्या जो है तकरीबन 95 के पास है, 95 है जो नंबर है विधायकों का। मगर अभी जो है संगठन के अंदर, पार्टी के अंदर एक अलग सी स्थिति, अजीबोगरीब सी स्थिति बनी और खास तौर पर जब से राज्यसभा के ये सांसद पार्टी को छोड़कर गए हैं उसके बाद पार्टी के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। और वो कैसे क्रिएट हुआ है, ये 2-3 चीजें जो है मैं यहां पर ड्रॉ करना चाहूंगा। सबसे पहला जो ये कल मीटिंग हुई है आम आदमी पार्टी की, उसमें उम्मीद ये की जा रही थी सारे विधायक पहुंचेंगे और सभी नेता, सभी मंत्री पहुंचेंगे। अब मंत्रियों में कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनकी ये अफवाहें उड़ रही हैं कि वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। अच्छा, विधायकों में और लोकसभा सांसदों में भी कुछ की अफवाहें कि वो जा सकते हैं, किसी भी समय जा सकते हैं। अब उनमें से 2 नाम ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं, एक अमन अरोड़ा और संजीव अरोड़ा। अमन अरोड़ा की बाइट अब से थोड़ी देर पहले आप सुनवा रहे थे। इसी बाइट में उन्होंने ये भी कहा है कि अगली सांस आप क्या लेंगे ये भी नहीं कोई बता सकता कि कोई व्यक्ति आगे सांस लेगा, अगली सांस लेगा या नहीं लेगा। तो किसी आदमी की क्या गारंटी ली जा सकती है? इसके इंटरप्रिटेशन आप कुछ भी लगा सकते हैं। हाँ। दूसरे हैं संजीव अरोड़ा, जो कि राज्यसभा के सांसद थे, आम आदमी पार्टी राज्यसभा में लेकर गई। उसके बाद उन्हें सरकार में मंत्री बनाया गया, बाय इलेक्शन हुआ था, बाय इलेक्शन में संजीव अरोड़ा खड़े हुए, जीते, उन्हें सरकार में मंत्री बनाया गया और सरकार की जितनी इंडस्ट्रियल कोई भी डिसीजंस होते हैं उनमें बहुत बड़ा हस्तक्षेप संजीव अरोड़ा का होता है। और संजीव अरोड़ा इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोकसभा के 3 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, और 3 सांसदों में से 2 की अटकलें बहुत बड़े स्तर पर चल रही हैं। एक है मलविंदर सिंह कंग, दूसरे हैं राजकुमार चब्बेवाल। मलविंदर सिंह कंग वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संदीप पाठक के राज्यसभा जो सांसद थे उनके पार्टी छोड़ने के बाद यह बयान दिया था कि संदीप पाठक से बात की जानी चाहिए थी, ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत करने के लिए कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए। वही मलविंदर सिंह कंग जो कोऑर्डिनेशन मजबूत करने की मीटिंग करने की बात कह रहे हैं, वो इस मीटिंग में नहीं पहुंचे, जो कि इस समय लोकसभा के सांसद हैं। तो ये कुछ ऐसी क्वेश्चंस हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है। और इस मंच से सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया है। बिल्कुल गुरमीत, मैं लौट विनोद जी जो बात गुरमीत बता रहे हैं ऐसे में तो वाकई मतलब जिसे कहते हैं सब एक को दूसरे पर भरोसा नहीं होगा। पंजाब सरकार चल कैसे रही होगी? लाजी, ये गुरमीत की ही रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में गुरमीत के पास अभी बहुत इनपुट है ये बताने के लिए कि दिल्ली में जो हुआ उससे कहीं ज्यादा भयानक वहां होने वाला है। तो जो बात सुनील जाखड़ कह रहे थे, ये 6 महीने की गारंटी ली है। अब कल का जो इनका असेंबली सेशन है, इंपॉर्टेंट चीज ये है लालजी समझने की कि ये टेक्निकली और कॉन्स्टिट्यूशनली तो अपने लिए जगह बट अपना एक स्पेस ले रहे हैं। 1 तारीख को कल वो असेंबली का सेशन जो स्पेशल सेशन होगा उसमें वो अगर सदन में वो लाते हैं प्रस्ताव कॉन्फिडेंस मोशन का, तो डेफिनेटली 6 महीने फिर इनके सरकार के खिलाफ में कोई ऐसा अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। तो इस तरह से वो अपने को बच सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जो मनीष सिसोदिया की जो जालंधर की मीटिंग थी, जो गुरमीत ने अपनी रिपोर्ट में बताया है जी, अब उस जालंधर की मीटिंग में कहा तो ये गया था कि हमको आने वाले इलेक्शंस की तैयारी के लिए कोऑर्डिनेशन की मीटिंग मनीष सिसोदिया इंचार्ज हैं वो करने गए थे। अगर इनके मीटिंग में इतने विधायक गायब थे, सांसद गायब थे, तो ये माना जाएगा कि संदीप पाठक को हटाने का जो सबसे बड़ा जोखिम अरविंद केजरीवाल ने लिया है उसका असर अब पंजाब में दिखने लगा है। क्योंकि संगठन संदीप पाठक ने बनाया था। तो ये संदीप पाठक के हटने का नतीजा उन्होंने आपने गुजरात में देखा होगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन अभी जो हुए लोकल बॉडी में, पूरा का पूरा जितना भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सब खड़ा किया था सब लगभग हार गया। जी। तो ये बताता है कि संगठन मजबूत की सबसे बड़ी अहम चीज है। केजरीवाल जो पॉलिटिक्स करते थे उसमें संदीप पाठक के हटने के बाद वो किला आप धीरे धीरे ढहता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए हो सकता है कि कल विश्वास प्रस्ताव लाकर के 6 महीने का अवैधान लेने की कोशिश हो रही है। समय कम है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत आपका भी और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और आज के इस वक्त में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।